अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। अगर आपको 7.1 चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। Find the slope and inclination of the line joining the points। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, हमने मालूम करना है कि स्लोप और इंक्लिनेशन क्या है, किसका, उस लाइन का जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी। यानी ये जो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन हमारे पास बनेगी। उस लाइन का हमने स्लोप और इंक्लिनेशन मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि स्लोप क्या होती है और इंक्लिनेशन क्या होता है। अभी आपको स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है और वो हेडिंग है स्लोप की। स्लोप का मैंने उर्दू में यहाँ पर मीनिंग भी लिखा है। स्लोप को उर्दू में बोलते हैं ढलान या झुकाव। तो अभी हम स्लोप को सीखेंगे उसी पिक के थ्रू जो आपकी बुक ने आपके लिए ऐड की है, और वो ये है, ठीक है। तो स्लोप को हम इंग्लिश में एक और वर्ड भी बोलते हैं और वो है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो जब भी हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चलते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन कैसी होती है, आप इस तरह की प्लेन लगा लो जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो। तो जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो हम वहां पर दो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पिक में दिखाया गया है कि जब हम सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो हम दो तरह के डिस्टेंस कवर करेंगे। एक तो डिस्टेंस ये है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्टेंस हमारे पास होगा राइज, उसे हमने नेम दे दिया राइज का। और दूसरा डिस्टेंस हम कवर करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसे हम बोल देते हैं, ये है हमारा रन, ठीक है। अभी देखो, अगर सिंपल आप जमीन पर ही एक, जिसमें वाई एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप सीधा सीधा जो चल रहे हो, या ये हिसाब लगा लो कि आप एक सामने वाले घर से अपने घर की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर जो आप डिस्टेंस कवर करोगे वो बिल्कुल प्लेन डिस्टेंस होगा। तो तब उसका डिस्टेंस आप मालूम करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन जब इंक्लाइन प्लेस की बात आ जाएगी, वहां पर आपने जब डिस्टेंस मालूम करना है तो वहां पर हम स्लोप यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा और वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या हुई, स्लोप हमारे पास है राइज ओवर रन। स्लोप को डिनोट किया जाता है एम से, छोटे एम से, और इसका फॉर्मूला है राइज ओवर रन। यानी हम ऊपर की तरफ भी कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी हम कवर करते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टली हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हमने नेम दे दिया है रन का, और जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हमने राइज का नेम दे दिया। तो जो वर्टिकली डिस्टेंस होता है वो किस एक्सिस पे होता है, अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अगर ये हमारे पास एक्सिस हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो वर्टिकली डिस्टेंस होता है वो किस एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसीलिए राइज को वाई का नेम दे दिया है, और रन हॉरिजॉन्टली, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइन हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, तो ये एक्सिस हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस। तो इसीलिए रन को नेम दे दिया है एक्स का, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्लोप। अगर हम स्लोप को डिस्कस करें दो पॉइंट के रिलेटेड, तो फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो यहाँ पर हम सीखते हैं नीचे। सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और उसे हम नेम दे देते हैं x1 और y1 का, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर है और इसे हम नेम दे देते हैं x2 y2 का, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करें, मिला देंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो एक लाइन हमारे पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस लाइन का स्लोप मालूम करना है। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हों, अगर दो पॉइंट हमारे पास दिए जाएं तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ये वाला, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। वैसे स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स के रिलेटेड अगर हम स्लोप का फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास ये आता है, ठीक है? तो अभी आपको स्लोप के रिलेटेड 2 बातें और याद रखनी है और वो ये है, आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे इसे याद रखना है कि अगर लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? तो उसका स्लोप आपके पास 0 आएगा। वो कैसे? यहाँ पर मैं एक लाइन बनाती हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूँ तो एक लाइन बन गई है और इस लाइन में कोई ढलान है, कोई झुकाव है, ठीक है? तो इसका कोई ना कोई स्लोप होगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस लाइन को खींच के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ, ज़मीन के साथ लगा देती हूँ। तो इस लाइन का कोई झुकाव नहीं है, कोई ढलान नहीं है ऊपर की तरफ, इसका कोई हाइट कवर नहीं कर रही है लाइन। तो इसका मतलब है इसमें कोई झुकाव नहीं है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इसी बात को मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे डिस्कस करूँ तो वो कैसे होगा, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये है आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर कोई लाइन इस तरीके की बनी है, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट को मिलाओ तो एक लाइन बनेगी, ठीक है? ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसी लाइन का स्लोप 0 होगा, यानी इस लाइन की कोई ढलान नहीं है या झुकाव नहीं है, तो इस हिसाब से इसकी जो स्लोप आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है? दूसरी बात आपने स्लोप के रिलेटेड ये याद रखनी है कि अगर आपके पास लाइन जो है वो वर्टिकल है, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, यानी इन्फिनिटी, जिसे हम कभी भी मालूम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, आपको बनाकर दिखाऊं, वो लाइन किस तरह की दिखाई देगी, यानी अगर कोई लाइन आपके पास इस तरह की आ जाती है ऐसे, और इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो एक लाइन हमारे पास वर्टिकल बन गई है। तो इस लाइन का जो स्लोप हमारे पास होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी, जो हम कभी भी मालूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो उम्मीद करती हूँ स्लोप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है अल्फा, तो वो अल्फा का कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी समझाऊंगी जब मैं इंक्लिनेशन के बारे में आपको बताऊंगी। तो अभी उम्मीद करती हूँ स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखाई दे रही है और वो हेडिंग है इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? बेसिकली इंक्लिनेशन हमारे पास एक एंगल होता है जिसे डिनोट किया जाता है अल्फा से, ठीक है? तो जब हम किसी भी एक ढलान वाली सतह पर मूव करते हैं, या ऐसा कह लो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इस तरफ एक डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, ठीक है? जब हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं तो ज़मीन के साथ हमारा कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है, या आप ये कह लो कि जो सीढ़ी हमने यहाँ पर लगाई है उस सीढ़ी का यहाँ पर क्या बनेगा? कोई ना कोई एंगल बनेगा हमारे पास। तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा? इंक्लिनेशन, ठीक है? उसे हम अल्फा से यहाँ पर क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब स्लोप का फॉर्मूला था हमारे पास m इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी स्लोप हमारे पास रेशो है राइज टू रन, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय x, और ये इक्वल था टेन अल्फा के, ठीक है? तो पीछे मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैंने इंक्लिनेशन में इसको डिस्कस करना था। तो यहाँ पर ये जो अल्फा आपको दिखाई दे रहा है ये है इंक्लिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्लोप है हमारे पास वो m इक्वल टू है टेन अल्फा के। तो यहाँ पर आप मुझसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पर टेन ही क्यों आया है? साइन और कोस भी तो आ सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो दो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। एक तो हम कर रहे होते हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, और दूसरा हमारा डिस्टेंस कवर होता है इस तरीके से, ठीक है? तो ये टोटली एक जो है ना वो ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है? इस तरीके की एक ट्रायंगल बन जाती है हमारे पास, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक एंगल होता है हमारे पास, वो 90 का बनेगा। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास होता है जैसे है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये बात हमें मालूम है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव
curly brown hair through proper brush। यहाँ पर P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है, B बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो जो स्लोप है हमारे पास वो y डिवाइडेड बाय x है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारे पास y है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x है। और इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जिसके साथ एंगल नीचे की तरफ जो बन रही होती है हॉरिजॉन्टल साइड वो होती है हमारे पास बेस, और ये जो वर्टिकल साइड हमें दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व होंगे वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है जो कि हमने यूज नहीं करना, तो इस हिसाब से साइन नहीं आएगा। कोस में देखें तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो कोस भी यूज नहीं होगा। यहाँ पर देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए, तो वो किस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है, टेन में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, टेन अल्फा। ठीक है, और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बुक से समझें तो वो है हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर एक लाइन यूज हुई है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी उस लाइन का एंगल। तो ये एंगल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 180 के दरमियान में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन पे कि एंगल किस तरीके से शो होते हैं। ये है आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन, तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 0, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 90 का, इस साइड पे जो एंगल होता है वो होता है 180, और यहाँ पर एंगल होता है 270, और यहाँ पर जो एंगल होता है अगेन से वो होता है 360। तो जो अल्फा का एंगल है वो बिलोंग कर रहा होता है 0 से 180 के दरमियान में। ठीक है, इसे आप कह सकते हो जो अल्फा है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, और इंक्लिनेशन की ये डिफाइन है, पेपर में पूछी भी जा सकती है, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। द एंगल इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो घड़ी किस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एंगल इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लाइन। सपोज करो दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट यहाँ पर आया और एक पॉइंट यहाँ पर आया, इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया तो एक लाइन आ गई आपके पास। तो इस लाइन का जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, ये वाला, और वो एंगल हमारे पास क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दिखाई दे रहे हैं, ये यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर एक लाइन आपके पास इस तरीके की बनती है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। ठीक है, ये जो छोटा सा साइन आपको दिखाई दे रहा है ये है पैरेलल का। अगर आपके पास एक लाइन बनती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है तो उसका एंगल आपके पास आएगा 0। और अगर एक लाइन आपके पास बनती है और वो लाइन वर्टिकल होती है, या आप ये कह लें कि वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो उसका जो एंगल होगा वो होगा 90। तो ये आपने एज एमसीक्यूज भी याद रख लेना है। दूसरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, इन्हीं बातों को जो मैंने बताई है वो आपकी बुक से मैंने ली है, वो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लीजिएगा, इससे क्या आपने याद रखना है, इफ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और अगर लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के तो एंगल आपके पास 90 होगा। पैरेलल मतलब वाई एक्सिस के ये वाली बात, और एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली बात। ठीक है, तो एंगल आपके पास जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा 0 होगा, और जब लाइन आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एंगल 90 होगा। ठीक है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, कोऑर्डिनेट प्लेन पे एंगल के बारे में भी बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ इंक्लिनेशन के बारे में आपको समझ आई होगी। तो अब हम प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन पॉइंट्स की फाइंड आउट करनी है स्लोप यानी ढलवान, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन यानी एंगल। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास बेसिकली ढलवान होती है उर्दू में। तो बात करें जैसे कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, उसकी सतह जो है वो स्मूथ नहीं होती, अप डाउन होती है। यहाँ पर जो हमने ढलवान या स्लोप फाइंड आउट करना है वो एक लाइन का फाइंड आउट करना है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं और उस पॉइंट से एक लाइन बनेगी, उस लाइन का हमने क्या फाइंड आउट करना है स्लोप। तो बेसिकली सपोज करो इस तरह की जो सीधी सरफेस है इसका हमने मालूम करना है स्लोप, यानी ये जो लाइन हमारे पास बनेगी वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इंक्लिनेशन, यानी ये वाली जो लाइन है जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है वो हमने करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले पॉइंट नीचे लिख लेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है स्लोप। तो स्लोप डायरेक्टली फाइंड आउट करने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपको यही वाले पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ या मेंशन करके दिखा देती हूँ कि एक लाइन हमारी किस तरह बनेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर हम उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लेंगे और इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन का कुछ पार्ट लिया है। ठीक है, जिस तरह आपको इस साइड पे दिखाई दे रहा है इस साइड पे भी है, तो बड़ा वो काफी ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया है एक उसका छोटा सा पार्ट ले लिया है। बाकी आपको पता ही है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन किस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2 और 4, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 4। तो -2 कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा नंबर है हमारे पास 4। तो हम 4 पे जाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मिलेगा। अभी मैं इसको आपको बताती भी हूँ। ये देखो, यहाँ से हम सीधा आएंगे तो ये हमारे पास 2 की तरफ चला गया, और यहाँ से इसके सामने देखे तो 4। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास -2 और 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 और 11। तो 5 हमारे पास x है और y की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो 5 हमें यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है और ये है हमारे पास 11। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। मैं अभी आपको ड्रा भी करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल 11 के सामने है। और यहाँ से अगर हम चलते जाएं बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, तो ये हम क्या कहाँ पे आ गए, 5 पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया है। तो अब क्या है, इस लाइन को हमने सीधे से मिला देना है। आप स्केल से मिला सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है मेरे पास -2 और 4, और ये पॉइंट है हमारे पास 5 और 11। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लाइन। इस लाइन की हमने क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप का फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया क्या होता है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो ये है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला, और स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कैसे आया है, स्लोप बेसिकली हमारे पास क्या होता है, राइज टू रन। अभी क्या है, राइज का मतलब है कि हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, ठीक हो गया, और रन का मतलब है हम कितना फासला तय कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम ऊंचाई पे जा रहे हैं वो हमारे पास आएगा y एक्सिस में, और जितना हम फासला तय कर रहे हैं वो क्या आएगा, x एक्सिस में। तो इसी हिसाब से ऊपर सारी की वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू है y की, और नीचे सारी की सारी वैल्यू है x की। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम क्या करते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये x1 y1 है, और इस पॉइंट को बोल देते हैं कि ये x2 y2 है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास 11 और 4, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 5 और -2, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस और -2 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो 11 में से आपने 4 निकालने,
तो इसको हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। 11 माइनस 4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 7, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? 5 माइनस ब्रैकेट लगाओ, माइनस लिखो, 2 लिखो और ब्रैकेट कर दो क्लोज, इक्वल दबाओ तो आंसर क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7। 7 1s आर 7, ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल और इससे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, और ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, m इक्वल टू 1, और इसे हम कर देते हैं यू बॉक्स में 1। नेक्स्ट हमने अब स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंक्लिनेशन। ये तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है अल्फा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या करना है, मालूम करना है। उसका फॉर्मूला क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। इंक्लिनेशन हमारे पास इक्वल है टेन अल्फा के, इक्वल है m। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। तो वो ट्रायंगल मैं क्या करूंगी, इसी लाइन पे आपको बना के दिखाऊंगी। कैसे? ये देखो, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। कितना एंगल आएगा वो हमने करना है इसका मालूम। यहाँ पर हम लिखते हैं टेन अल्फा, आगे हम लिखेंगे m, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन अल्फा। अब अल्फा हमने मालूम करना है, बेसिकली ये इंक्लिनेशन है हमारे पास, ये इधर ही रहेगा और दूसरी साइड पे टेन इनवर्स की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर से निकालना है। शिफ्ट दबाओगे, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, टेन इनवर्स आ गया, फिर आप अंदर लिख दोगे 1 और ब्रैकेट कर दोगे क्लोज और इक्वल दबाओगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया 45। तो एंगल किस में होता है, बेसिकली डिग्री में, तो ये यूनिट भी आपने लगा देना है इसका कि एंगल हमारे पास क्या आ गया है 45। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्लोप भी मालूम कर लिया है और इंक्लिनेशन भी मालूम कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप मालूम करना है और इंक्लिनेशन मालूम करनी है। इंक्लिनेशन मीन एंगल फाइंड आउट करना है और स्लोप हमने यानी ढलवान फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले पॉइंट नीचे लिख लेंगे। तो ये पॉइंट मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे भी मेंशन कर लेते हैं। वैसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके जो है फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन पे इन पॉइंट्स को मेंशन कर रही हूँ और आपको बताना चाह रही हूँ कि लाइन किस तरीके से बनती है और हम उसका स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन का मैंने कुछ पार्ट यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसमें मेंशन करते हैं पॉइंट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास 3 और -2। तो 3 हमें मिलेगा यहाँ पर कहीं इस जगह पर, ठीक है। आगे है हमारे पास -2, तो हमें जाना पड़ेगा नीचे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये -2 और ये है हमारे पास 3, तो ये पॉइंट हमारे पास आता है, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 7, तो 2 हमारे पास है x की वैल्यू और 7 है हमारे पास y की वैल्यू, तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं मिल रहा है। तो अभी मैं आपको बताती भी हूँ, ये देखिए ये 7 है और इसके बिल्कुल नीचे आते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब हम क्या करते हैं, इन पे मेंशन कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2 और 7 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3 और -2, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसकी ढलवान मालूम करनी है। तो ढलवान का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये है हमारे पास, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट 1 में हम बोल देते हैं कि इसमें जो मेंबर है वो है हमारे पास x1 y1, और दूसरे वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं ये हमारे पास है x2 y2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं m इक्वल टू
y की वैल्यू है हमारे पास 7 और -2, उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस और -2, ब्रैकेट में आपने लिखना है -2 को। नीचे हमारे पास x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास है 2 और 3, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 3, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और ये है हमारे पास 7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 में से 3 में से आपने 2 निकालने हैं, 3 में से 2 निकालो, कितने बचते हैं, 1, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम के साथ, तो बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1, तो इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय -1, तो ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हम सिंपल लिख देंगे -9। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इससे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या है, एंगल, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला। तो ये है हमारे पास इंक्लिनेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास -9, tan अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो अल्फा मालूम करना है, तो अल्फा इधर ही रहेगा, tan दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स -9। तो इसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर tan, तो tan इनवर्स आ गया, इसमें हम लिखेंगे -9, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ गया है -83.65। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -83.659। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 0, यानी अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये सिर्फ 0 से 180 के दरमियान में लाई करता है, और ये इसका एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे देखो ये हमारे पास, मैं रफली जो है वो क्वाड्रेंट बनाना चाह रही हूँ। तो ये हमारे पास है 0, ये है हमारे पास 90, और ये होता है हमारे पास 180, ये होता है हमारे पास 270, और ये होता है हमारे पास 360। तो अल्फा का एंगल यहाँ से यहाँ तक ही लाई करता है, ठीक है, बाकी इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा और इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव करनी है, वो हम किस तरीके से करेंगे अभी मैं ऊपर आपको बताती हूँ, जहाँ पर हमने लाइन को मेंशन किया था कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एंगल की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ से यहाँ तक, यानी -83.659, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होगी कि अगर इस एंगल की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से यहाँ तक के एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, सेम ही होगी, यानी 83.659, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये भी आपको पता है कि ये वाले एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ये वाला एंगल मालूम कर लें, तो हम इस एंगल को क्या कर पाएंगे, पॉजिटिव कर पाएंगे। तो टोटल जो एंगल है हमारे पास अल्फा का, वो इसके दरमियान में लाई करता है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180 है, ठीक है, 180 डिग्री है। तो अभी हमें कितना एंगल मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें मालूम है, वो कितनी है हमारे पास, 83.659। तो हमने मालूम करना है ये पोर्शन। तो क्या करें, अगर हम 180 में से इतना वाला पोर्शन माइनस कर दें, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेटर से करके देखते हैं, 180 माइनस 83.659 इक्वल दबाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया है 96.341, ठीक है। तो ये एंगल की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आई, यहाँ वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई है
96.341। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है और ये हमने क्या कर लिया है, एंगल को पॉजिटिव कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेकिंग एंगल पॉजिटिव, यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 83.659। तो आंसर हमारे पास अल्फा का क्या आया है, 96.341। ठीक है, तो अल्फा का जो आंसर होता है वो डिग्री में होता है। तो यहाँ पर हम डिग्री नहीं लगा रहे, लेकिन इसकी डिग्री हम लेके आ सकते हैं। वो कैसे, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे आपने यही वाली वैल्यू लिखनी है। ये वैल्यू लिखने के बाद आपने यहाँ पर डिग्री का वर्ड जो है वो मेंशन होगा। ठीक है, एक बटन है, उसको आपने क्या करना है, दबाना है और आपका आंसर जो है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर लिखना है अल्फा इक्वल टू 96 डिग्री और 20 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अल्फा यानी इंक्लिनेशन और स्लोप दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए एक लाइन बनानी है और उस लाइन की हमने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले पॉइंट दोबारा से लिख लेंगे। पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो है वो ड्रा करेंगे और देखेंगे ये पॉइंट किस तरह की लाइन बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन का कुछ पार्ट है जो मैंने लिया है। इस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 और 6, ये है हमारे पास x का 4 और ये है हमारे पास y का 6। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया है, मैं आपको बता भी देती हूँ। यानी ये हमारे पास 6 वाली लाइन और ये है हमारे पास 4 वाली लाइन। ठीक है, तो पॉइंट एक हमें मिल गया है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 और 8। तो मीन ये है कि 4 बिल्कुल ये सेम, x सेम है और ये y हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास एक ही लाइन में आ गए हैं और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, तो मेरे पास एक स्ट्रेट बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो है वो मिल गई है। और हम पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं। अभी ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 6 और ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 8। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले स्लोप, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से और इसका फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इन पॉइंट्स को हम मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम कह देते हैं ये x1 है, ये y1 है और सेकंड पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये x2 y2 है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्लोप होता है हमारे पास वो ढलवान होती है किसी भी चीज की, या चढ़ाई कह लें आप। इस तरह का जो ढलवान है इस लाइन की, वो हमने क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो जो स्लोप होती है हमारे पास वो होती है राइज, ठीक है, किसी चीज का ऊपर की तरफ बढ़ना, और रन यानी इस तरफ क्या करना, डिस्टेंस कवर करना। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो दो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। एक तो हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, और दूसरा हम क्या कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही होती है ये हमारे पास y है और ये x है। तो यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन में क्या आएगा, y आएगा और नीचे वाले पोर्शन पे x आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिकली स्लोप। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। यहाँ पर हम लिखते हैं m, y की वैल्यू है हमारे पास 8 और 6। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस 4। 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2। 4 में से 4 निकालो तो बाकी क्या बचता है, 0। तो
कोई भी वैल्यू हो और उसके ओवर में 0 हो तो वो इक्वल होती है इन्फिनिटी के। अभी मैं आपको बताती भी हूँ कैसे। अभी हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय 0 और आपके पास आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ पर मैथ एरर आ गया, बाज कैलकुलेटर पे अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी हमारी पहुंच से बहुत दूर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है हमारे पास वो अनडिफाइन आ गया। तो आपने ये बात एमसीक्यूज के तौर पर याद रख लेनी है कि कुछ बच्चे आगे भी जाएंगे, तो ये बात आप याद रख लो। जब x की वैल्यू दोनों पोर्शन में सेम होगी तो जो m आपके पास आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, ये बात। और दूसरा, जब भी आपके पास एक लाइन वर्टिकल आएगी तो उसका जो स्लोप आएगा वो अनडिफाइन आएगा, यानी इसकी कोई ढलवान नहीं है। बेसिकली जो ढलान होती है हमारे पास वो इस तरीके की होती है, लेकिन जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो इसमें हम ना इस तरफ फासला तय कर पा रहे हैं ना इस तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो याद रख लेनी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। स्लोप के बाद हमने फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन हमारे पास एंगल है, तो इंक्लिनेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू एम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात याद रख लेनी है, जब भी टेन की वैल्यू या ऐसा कह लो कि जब भी m की वैल्यू इंफिनिटी आएगी तो यहाँ पर जो एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एंगल हमारे पास इक्वल आएगा 90 के। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अभी कि अगर मैं इसको लिख लूँ इस तरीके से, यानी अगर मैं इसको लिखूं टेन 90 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, कैसे, अभी मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है 10, ठीक है, आगे आप लिखोगे 90 और ब्रैकेट करोगे क्लोज और इक्वल लिखोगे तो मैथ एरर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब अल्फा की वैल्यू 90 होगी तो आंसर आपके पास 10 का क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्लोप आपके पास इन्फिनिटी है तो एंगल आपके पास क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता भी देती हूँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा जो है इस तरीके से डॉटेड लाइन से लेके आऊं तो इस एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बाय मीन्स ऑफ स्लोप show that the following points lie on the same line। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, हमने इन पॉइंट्स को जो आपके पास दिए गए हैं इन पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करना है और स्लोप फाइंड आउट करने के साथ हमने बताना है कि ये पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हों, जैसे ये ऐसे है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, ये जो तीनों पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं इन पॉइंट को हमने कोलिनियर पॉइंट प्रूव करके दिखाना है। और स्लोप के जरिए से हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये तो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले तीनों पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक लाइन बनेगी, उस लाइन का हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी से एक लाइन बनेगी, उसका हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप। ठीक है,
तो सपोज कर लो ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है। अगर तो इन दोनों के स्लोप आ जाते हैं इक्वल, तो फिर हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सेम लाइन पे लाई करने का मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन बी सी देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लोप किसका फाइंड आउट करेंगे, लाइन ए बी का। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए और बी पॉइंट क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। तो ए और बी का पॉइंट मैंने मेंशन कर लिया और इससे हम कह देते हैं कि पॉइंट ए हमारे पास है x1 y1 और पॉइंट बी है हमारे पास x2 y2 और इसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसके स्लोप को हम नेम दे देते हैं m1 का। m1 इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास 5 और -3, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे -3 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो इससे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 1 और -1, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस और -1 लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1। इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, 5 में 3 जमा करो तो 8 बनता है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, 2 4 जार 8, m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, नीचे मैं लिख देती हूँ इसे m1 इक्वल टू 4। तो एक स्लोप हमारे पास आ गया है 4 और दूसरा स्लोप अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट। तो वो स्लोप हमने किसका फाइंड आउट करना है, लाइन BC का, या पॉइंट हमने यूज करना है BC। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं B और C वाला। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब हम इसे करेंगे मेंशन, यानी ये हमारे पास है x1 y1, ये है x2 y2। अब हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे स्लोप के फार्मूला में। तो इसके स्लोप को हम नेम दे देते हैं m2 का। m2 इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास 9 और 5, लिखेंगे 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास 2 और 1, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 माइनस 1 इक्वल लिखेंगे यहाँ पर 9 में से 5 निकालो तो बाकी 4 बचते हैं, 2 में से 1 निकालो तो बाकी 1 बचता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 4। तो m2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो दोनों स्लोप हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2, so the points A, B and C are the collinear, या आप ऐसा लिख सकते हो so the points A, B, C are lie on the same line। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स सेम ही लाइन पे लाई करते हैं, या ये कह सकते हो कि हमने ये बात साबित करनी है स्लोप्स के जरिए से कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर आप यही वाले तीनों पॉइंट एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे किस पॉइंट का, पॉइंट P से Q तक का। ठीक है, पॉइंट P और Q से एक लाइन बनेगी और उस लाइन का हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उसको हम कह देते हैं ये m1 है। फिर हम पॉइंट Q और R से एक लाइन बनेगी, उसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उसे हम कह देते हैं ये m2 है। ठीक है, अगर तो ये दोनों स्लोप इक्वल आ गए, यानी m1 इक्वल हो गया m2 के, तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, या कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द स्लोप ऑफ द लाइन PQ
इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पॉइंट QR या स्लोप ऑफ द लाइन QR, देन द पॉइंट PQR आर द कोलिनियर। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्लोप का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसके बाद क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड आउट करना है पी क्यू का। तो इसके पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। पी और क्यू के पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसको मेंशन करते हैं। ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और इसके स्लोप को नेम दे देते हैं m1 का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं m1 इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 5। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -5। तो इससे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। x की वैल्यू है हमारे पास 7 और 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 माइनस 4 इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 निकालो तो बाकी कितने बचते हैं, 3। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल। 5 और 5 कितना होता है, 10। जमा करोगे तो 10 बनेगा और 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्लोप m1 आ गया है। अब हम क्या करना है, अब हमने स्लोप फाइंड आउट करना है पॉइंट Q और R का। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट Q और R। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेती हूँ साथ में। अब हम मेंशन करते हैं इसके पॉइंट्स को, यानी इसे हम बोल देते हैं ये हमारे पास है x1 y1 और पॉइंट R को बोल देते हैं ये हमारे पास है x2 y2। अब हम डायरेक्टली इसको स्लोप के फॉर्मूला में पुट कर देंगे और इसके स्लोप को बोल देंगे m2 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास 15 और 5। यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास 10 और 7। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 7 इक्वल 15 में से 5 निकालो तो बाकी 10 बचेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 10 में से 7 निकालो तो बाकी क्या बचेंगे, 3। तो ये हमारे पास आ गया है m2। तो यहाँ पर देखें m1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, 10/3 और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10/3। तो इस हिसाब से हमारे पास जो स्लोप है m1 इक्वल आया है m2 के। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो द पॉइंट्स P Q R आर द कोलिनियर, या सो द पॉइंट्स P Q R आर लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पैरेलल क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे दो लाइंस के पैरेलल होने की। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो वो किस तरह की दिखाई दे सकती हैं। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। ठीक है, और इन लाइंस को हम पैरेलल तब कहेंगे अगर इन दोनों लाइंस के दरमियान में हर जगह से जो डिस्टेंस है वो सेम ही हो। ठीक है, तो फिर ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस दिखाई हमें इस तरीके की भी दे सकती हैं, ऐसे भी दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल। अब ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं होती वो किस तरह की दिखाई देती है। अगर दो लाइन कोई इस तरह की हैं तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो और है, दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो ये लाइन हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है। तो पैरेलल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हो इस तरह की। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पैरेलल का सिंबल। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो लाइंस के पैरेलल होने की। तो इसका मतलब ये है कि इन दो लाइंस का कोई स्लोप भी होगा। ठीक है, तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास अगर दो पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है,
और इन पॉइंट को मैं आपस में मिला देती हूँ तो एक लाइन मेरे पास बनेगी। फिर क्या करती हूँ, एक और पॉइंट ले लेती हूँ और उसके साथ एक और पॉइंट लेती हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देती हूँ तो मेरे पास एक और लाइन बन गई है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कोई और होगा, इसे मैं m1 कह देती हूँ, और इस लाइन का स्लोप कोई और होगा, इसे मैं m2 कह देती हूँ, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब इन दोनों के स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके बुक की पेज नंबर 130 से ली है और थ्योरम नंबर 2 लिखा हुआ वहां पे, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 और पेज नंबर 130 है, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है कि दो लाइंस पैरेलल सिर्फ और सिर्फ तब होंगी जब उनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर में किस तरह की दिखाई देती हैं, अगर दो लाइन आपको इस तरह की दिखाई दें, यानी एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर दो लाइंस के दरमियान में एंगल 90 आ जाए तो वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब वो परपेंडिकुलर इस तरीके की भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती हैं, लेकिन अगर उनमें एंगल जो है वो 90 का नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो परपेंडिकुलर का साइन होता है वो इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बताती हूँ, अगर दो लाइंस हैं तो उनका स्लोप भी डिफरेंट होगा। तो परपेंडिकुलर हमने चेक करना है दो लाइंस का, उनके स्लोप के रिलेटेड, तो वो कुछ यूं होगा हमारे पास। तो वही वाली इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दोबारा से ऐड करती हूँ, ये वाली, कि दो लाइंस परपेंडिकुलर सिर्फ तब ही होंगी जब उनके स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर उनके आपके पास क्या आ जाए, -1, ठीक है। तो फिर वो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो उम्मीद करती हूँ पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। फाइंड के so that the line joining the point A, B and the line joining पॉइंट सी एंड डी। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, वो कह रहे हैं कि आप के मालूम करें, और के कहाँ पर मौजूद है, पॉइंट बी में, यहाँ पर के है, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, तो एक लाइन हमारे पास बन रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला के, एक लाइन बन गई। दूसरा वो बोल रहे हैं द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड डी, तो दूसरी लाइन हमारे पास तब बनेगी जब पॉइंट सी और डी को आपस में मिलाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस बन जाएंगी, एक लाइन ए बी को मिला के, दूसरी लाइन सी डी को मिला के। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में हमने चेक करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, ऐसे कह सकते हैं। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, या यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले चारों पॉइंट एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद देखें ये 4 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया है कि अगर आप पॉइंट ए और बी को मिलाते हो तो एक लाइन आपके पास बनेगी, ठीक है। और अगर आप पॉइंट सी और डी को मिलाते हो तो दूसरी लाइन आपके पास बनेगी। तो यहाँ पर हमें पॉइंट ए और बी को यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी का स्लोप हम मालूम करने लगे हैं, तो ए बी का पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए और बी का मैंने क्या किया है, यहाँ पर पॉइंट लिख लिया है। अब हमने क्या लिखना है, स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो स्लोप को मैंने फॉर्मूला लिखा है m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो स्लोप फाइंड आउट करने थे, इसीलिए इसके स्लोप को मैंने नेम दे दिया है m1 का। तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट ए के मेंबर्स को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास है x1 y1, और बी को बोल देते हैं कि ये हमारे पास है x2 y2।
अब हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 इक्वल टू y की वैल्यूज है हमारे पास -6 और 3, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -6 -3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास k और 7, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं k -7। तो इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो अभी हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। -6 -3 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है -9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय k -7, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है m1 की। तो एक स्लोप हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रही हूँ, बॉक्स बना दिया है मैंने इसके अराउंड। नेक्स्ट देखो, उन्होंने हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट सी और डी, इन दोनों को यूज करते हुए हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट सी और डी का, तो इसके लिए हम पॉइंट सी और डी यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट सी और डी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हम लिखेंगे स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है यहाँ पर m2, क्योंकि हमने यहाँ पर दो स्लोप फाइंड आउट करने थे, इसीलिए दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इस स्लोप को हमने नेम दे दिया है m2 का। और इसकी वैल्यू हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो पॉइंट्स को हम मेंशन कर लेते हैं कि सी वाले पॉइंट को हम कह देते हैं ये हमारे पास है x1 y1, और डी वाले पॉइंट को बोल देते हैं हम कि ये हमारे पास है x2 y2। अब हम यही वाली वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m2 इक्वल टू y की वैल्यूज है हमारे पास 4 और 5, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास -6 और -4, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -6 माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -4, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। और 4 में से 5 निकालने हैं, तो बेसिकली आप क्या करो, 5 में से 4 निकाल दो और जो बड़ी रकम के साथ साइन है वो लगा दो। तो बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, 5 में से 4 निकालो, बाकी कितने बचते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, आगे है हमारे पास -6, ऐसे ही लिखेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4 इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, और आएगा हमारे पास -1। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, और बस साथ में इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। -6 +4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2, ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। तो m2 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो दोनों स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रही हूँ। स्लोप्स को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मेन काम है वो है कि हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और फिर हमने फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू जब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो तब k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं व्हेन लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल। तो ये बात आपको पता होगी, या मैं यहाँ पर आपको अगेन से बताती हूँ। ये बात आपने याद रखनी है जो मैंने साइड पे लिखी है, कि दो लाइन पैरेलल होंगी उस वक़्त जब उनका स्लोप यानी m1 इक्वल होगा m2 के। दो लाइंस की बात हो रही है, तो दोनों लाइंस का अगर स्लोप बराबर आएगा तो वो लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनका स्लोप आपस में क्या है, बराबर है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख देते हैं m1 इक्वल टू m2। ऊपर हम देखते हैं m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है। m1 की वैल्यू है हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय k -7। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -9 डिवाइडेड बाय k -7, और इक्वल लगाएंगे। m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -9 यहाँ पर करेंगे, और इक्वल के इस साइड पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल लिख देंगे k -7। दोनों 18,
तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 इक्वल टू k माइनस 7। तो 7 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -18 प्लस 7 इक्वल टू k। तो इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। -18 प्लस 7 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -11। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -11। तो अभी मैं आपको इसका मतलब भी बताती हूँ क्या मतलब है। k की वैल्यू हमारे पास माइनस अभी 11 आई है। देखो अब यहाँ पर इनके क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है कि अगर यहाँ पर वैल्यू यहाँ b में अगर वैल्यू हो जाएगी k की जगह पर -11 तो ये दोनों लाइंस आपस में हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, अगर k की वैल्यू क्या हो जाएगी -11 तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। अभी नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो तब k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं व्हेन लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो तब क्या होता है। अभी पीछे मैंने आपको कोट करवाया, इसी का ही एक पार्ट है। तो ये है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर या दो लाइंस उस वक्त परपेंडिकुलर होती हैं जब उन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही वाली कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन है हमारे पास के परपेंडिकुलर लाइंस तब होती हैं जब उनका स्लोप मल्टीप्लाई करो दो लाइंस का तो उनके पास आंसर आए -1। तो यहाँ पर हम स्लोप्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय k -7 और मल्टीप्लाई करेंगे m2 यानी सेकंड स्लोप से, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -1 एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -9 डिवाइडेड बाय नीचे वाली रकम को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2k -7 इक्वल -1। तो यहाँ पर ये वाला माइनस इस वाली साइड से माइनस से काट देंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ये वाला नीचे वाला पोर्शन इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू k -7। तो 2 को अभी हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई 2k माइनस 2 साथ कितना होता है 14। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14, ये 9 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। अब ये जो -14 है इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्लस 14 इक्वल टू 2k। इन दोनों को जमा करना है, अभी हम तो कैलकुलेटर पे करते हैं। 9 प्लस 14 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 इक्वल टू ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने k तब भी फाइंड आउट कर लिया जब दो लाइंस आपस में थी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो या मैं आपको बता देती हूँ इसका एक और भी मतलब है और वो ये है कि अगर यहाँ पर k की वैल्यू आ जाती है 23 डिवाइडेड बाय 2 तो ये दोनों लाइंस जो पॉइंट्स थी यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर दो लाइंस बनेंगी तो वो लाइंस आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज राइट ट्रायंगल। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, वो बता रहे हैं हमें कि आपने स्लोप्स को यूज करते हुए ये जो पॉइंट आपके पास दिए गए हैं
ए बी सी, इन पॉइंट्स को आपने साबित करना है कि ये पॉइंट्स, ये वर्टिसेस, ये कोने किस ट्रायंगल के हैं, राइट ट्रायंगल के हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को एक ही बारी में बयान करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे होगा। पहले मैं ये सारी चीजें हटा लूं कि ये जो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं ए बी सी, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपने साबित करना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, लेकिन आपने साबित किस तरीके से करना है, बाय यूजिंग स्लोप्स। ठीक है, तो अभी हमने इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 7.1 में, जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 7.1 से। ठीक है, तो वहां पर भी हमने वर्टिसेस को प्रूव करना था कि वो राइट एंगल की वर्टिसेस हैं, लेकिन मेथड हमने वहां पर क्या यूज किया था, डिस्टेंस मेथड यूज किया था। अगर आपके पास मेथड गिवन ना हो तो आप अपनी मर्जी से चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, चाहे आप स्लोप का फॉर्मूला लगा लें, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमारी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी है कि आप इसको स्लोप से फाइंड आउट करो। ठीक है, तो स्लोप से फाइंड आउट करना वैसे इजी है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अभी हम सीख लेते हैं कि एक राइट ट्रायंगल किस तरह की होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो राइट ट्रायंगल होती है, हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। दो लेंथ्स के दरमियान में एक एंगल जो है वो 90 का होता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके का प्रूफ करना है। देखो, इसकी 3 लेंथ बनती हैं, एक लेंथ, 2 और 3, या यूं कह लो 3 लाइंस बनती हैं, और तीनों लाइंस को जमा करके या उनको इस तरीके से जोड़ के तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो लाइंस के दरमियान में हम अगर ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है, कि इन दोनों लाइंस का स्लोप परपेंडिकुलर है, या ये कह लो कि दो स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, m1 को मल्टीप्लाई करोगे m2 के साथ, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो हम कहेंगे कि उन दो लेंथ्स के दरमियान में जिनका स्लोप मल्टीप्लाई करने से -1 आया है, उसके दरमियान में एंगल क्या है, 90। तो चलो, अभी आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले तीनों पॉइंट नीचे लिख लेंगे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है तीनों पॉइंट्स के दरमियान में। तो मतलब ये है कि हमारे पास इन पॉइंट से, 3 पॉइंट से 3 लाइन बनेगी। एक लाइन हमारे पास बनेगी पॉइंट ए बी से, एक लाइन हमारे पास बनेगी पॉइंट बी सी से, एक लाइन हमारे पास बनेगी पॉइंट ए सी से। तो इन दो दो पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप को डिनोट किया जाता है m से, और इसकी वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अभी हम स्लोप फाइंड आउट करने लगे हैं पॉइंट ए और बी का। तो उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट ए और बी भी मेंशन करेंगे, और ये भी लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी का पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है x1 y1, और ये हमारे पास है x2 y2। इसी हिसाब से ये पहला स्लोप हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो स्लोप की जगह पर हम लिख देते हैं m1। y की वैल्यू हमारे पास 7 और 1, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास 2 और 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 6। तो इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। 7 में से 1 निकालो, बाकी कितने बचते हैं, 6, और 6 में से 2 निकालो, बाकी कितने बचते हैं, 4, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कटिंग कर देंगे। 2 के टेबल पे जा रहे हैं ये, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो आंसर हमारे पास आ गया है -3/2। ये है हमारे पास m1 हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो, अब हमारे पास दो पॉइंट नेक्स्ट आ रहे हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ये वाला, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला। इन दोनों से भी एक लाइन बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं।
तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी। अब बी सी का पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। बी और सी का मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख लिया है और अब हम करते हैं इसको मेंशन, यानी पॉइंट बी को अब हम कह देते हैं ये हमारे पास है x1 y1, पॉइंट सी को बोल देते हैं ये हमारे पास है x2 y2। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसके स्लोप को हम बोल देंगे कि ये हमारे पास स्लोप है m2। यहाँ पर लिखेंगे m2, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, y की वैल्यू है हमारे पास -7 और 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय, और x की वैल्यू हमारे पास -6 और 2, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -6 -2। इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड कैलकुलेटर से, -7 -7 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है -14 डिवाइडेड बाय -6 -2, इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -8। ये माइनस माइनस से कट जाएगा और दोनों जो है वो 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 7s are 14, 2 4s are 8। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 4, m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ए और सी का। पॉइंट ए और सी से एक लाइन बनेगी, एक लेंथ बनेगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम जो है वो स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका स्लोप हमारे पास बनेगा, इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, स्लोप ऑफ ए सी, और ए और सी वाला पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हम करेंगे इन पॉइंट को मेंशन, इसे हम बोल देते हैं ये x1 y1 है और इसे हम बोल देते हैं कि ये x2 y2 है। अब हम डायरेक्टली स्लोप के फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे और इसके स्लोप को हम नेम दे देंगे m3 का। m3 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास -7 और 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय, x की वैल्यू हमारे पास -6 और 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6 -6। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, 7 और 1 कितना होता है 8, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अभी हम इसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इसे हम लिखेंगे -7 -1, इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है -8 डिवाइडेड बाय -6 -6, इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -12। ये माइनस से कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, यानी 4 के टेबल पे, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया है 2/3, ये आ गया है हमारे पास m3। ठीक है, तो तीनों स्लोप हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2, m2 की वैल्यू हमारे पास आई है 7/4 और m3 की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3। अगर हम साइड पे थोड़ा सा देखें, अगर इन तीनों स्लोप में से अगर हम ये बात प्रूव कर लें, जैसे सपोज करो अभी मुझे जो देखने से पता चल रही है वो ये है कि अगर मैं m1 को मल्टीप्लाई करती हूँ m3 के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, इसे मैं देख लेती हूँ। m1 है मेरे पास -3/2 और मल्टीप्लाई करूंगी इसको m3 के साथ, तो वो वैल्यू है हमारे पास 2/3। ये 2 2 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, सिंपल आपके पास आ गया -1। तो ये कंडीशन किसकी कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए। किसके लिए, कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे m1 को, ये मैंने रफली किया था, तो अभी हम इसे नीटली सॉल्व करने लगे हैं। m3 इक्वल टू m1 की वैल्यू है हमारे पास -3/2 मल्टीप्लाई बाय m3 की वैल्यू है 2/3, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, सिंपल आपके पास आंसर बचा -1। यहाँ पर क्या हो रहा है कि m1 को हमने मल्टीप्लाई किया m3 के साथ,
तो ये हमारे पास कंडीशन है, या आप साइड पे कह सकते हो कि हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर -1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लेना है स्लोप किस किस लाइन का है। ठीक है, M1 स्लोप हमारे पास किस लाइन का है, वो है लाइन AB। लाइन AB का जो स्लोप है वो है हमारे पास M1, और लाइन AC जो कि हमारे पास है M3। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं जो लाइन है AB, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सो लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AC। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। दो लाइंस के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर यही बात हमने प्रूव करनी थी, अगर दो लाइंस के दरमियान में एक एंगल 90 का बन रहा है और टोटल उसकी 3 लेंथ है, तो इसका मतलब है जो फिगर हमारे पास, जो पॉइंट्स हमारे पास जिस ट्राइंगल के दिए गए हैं वो किसके हैं, राइट ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात लिखनी है, so the points A, B and C are the vertices of right triangle। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा सवाल जो है वो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्लोप के थ्रू आपने एक ट्रायंगल को प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए आपने 3 स्लोप फाइंड आउट करने हैं, 3 पॉइंट आपके पास दिए गए हैं, और फिर आपने उन तीनों स्लोप्स में से देखना है किसी दो स्लोप को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर -1 आए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है -1 आने का कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 90 का है। अगर ये बात आप प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स या तीनों वर्टिसेस किसके हैं, राइट ट्रायंगल के हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, हम इसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। 2 pairs of point are given, find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular, none। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, दो पेयर पॉइंट्स के हमें दिए गए हैं, उसमें हमने क्या करना है, मालूम करना है दो लाइंस जो कि बनेंगी इन पॉइंट्स को यूज करते हुए, वो पॉइंट्स आपस में या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट एक ही लाइन में अगर आपको बताऊं तो कुछ यूं है कि दो पेयर पॉइंट के हमें दिए गए हैं, यानी एक इसमें बात करूं तो ये एक पेयर है और दूसरा पेयर हमारे पास ये है। ठीक है, दो पेयर्स पॉइंट के हमारे पास एक सवाल में एक पार्ट में दिए गए हैं, और इनमें हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए एक लाइन बनेगी। इन पॉइंट को यूज करते हुए एक लाइन बनेगी और इस पेयर को यूज करते हुए एक लाइन बनेगी। तो वो लाइन या तो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी या इन दोनों में से कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम सीख लेते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं। ये पहले सीख लेते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का सिंबल देखते हैं। पैरेलल का सिंबल हमारे पास होता है ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर दो लाइन हमें दिखाई दे रही हैं इस तरीके की, यानी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो इसका मतलब है कि या ऐसे भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। जिस तरह की शेप एक लाइन की है वैसी ही शेप दूसरी लाइन की होगी, तो वो हमारे पास होगी पैरेलल। अगर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ऐसी और एक ऐसी, तो इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, उसके लिए अगर हमने सिंबल बताना है तो वो सिंबल हमारे पास होगा ये वाला नॉन पैरेलल का। वो होगा हमारे पास दो लाइंस लगानी है और उस पे लगा देना आपने कट, तो इसका मतलब है दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं सारी चीजें रिमूव करके आपको बताती हूँ कि अगर हमने देखना हो स्लोप को यूज करते हुए बताना हो कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, तो वो ऐसा है कि अगर
दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस का अलग स्लोप होगा, ठीक है। अगर तो उनका स्लोप आपस में हो जाता है बराबर, जैसे दो लाइंस है तो स्लोप भी दो होंगे, तो एक स्लोप को हम m1 का नेम दे देते हैं और दूसरी स्लोप को m2 का। तो अगर दोनों स्लोप जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन है हमारे पास ये वाला, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह नीचे एक लाइन लगती है और एक इस तरह स्ट्रेट लगती है, और ये है परपेंडिकुलर का साइन। तो इसको भी हमने देखना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर तब होंगी, या सिंपल आप देख लो कि अगर दो लाइंस के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। दूसरा कि अगर हमने ये बताना हो दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। और यहाँ पर भी हम बात करेंगे स्लोप के रिलेटेड। तो स्लोप के रिलेटेड हम देखते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी। अगर दोनों के स्लोप को आप मल्टीप्लाई करो, दो ही लाइन है आपके पास, उन दोनों में आपने चेक करना है परपेंडिकुलर, तो फिर आप उन दोनों स्लोप को करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर आपके पास आ जाता है -1, इसका मतलब है कि वो लाइन आपके पास आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ये आंसर आपके पास नहीं आता तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट पैरेलल और परपेंडिकुलर का। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही बारी में लिखूं तो वो कुछ यूं होगा कि वो दो लाइंस पैरेलल सिर्फ और सिर्फ तब होंगी जब उन दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और परपेंडिकुलर तब होंगी जब उन दोनों के स्लोप को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो ये आप चाहे अपनी बुक पे लिख लें जब ये आप क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आप जब अगली बार सवाल हल करो तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए सॉल्व करते हैं। बाकी जो कंफ्यूजन आपकी रह जाएगी वो सारी क्वेश्चन में दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो पेयर्स दिए गए हैं पॉइंट्स के। एक पेयर हमारे पास ये है और एक पेयर हमारे पास ये है, ठीक है। इन पेयर से एक एक लाइन बनेगी, यानी टोटल हमारे पास दो लाइंस बनेगी। एक लाइन इन पेयर्स को यूज करते हुए बनेगी और एक लाइन हमारे पास इन दो पेयर्स को यूज करते हुए बनेगी। तो हमने बताना है कि जो लाइन इनसे बनेगी वो आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन पॉइंट को क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, इनको कोई नेम दे देते हैं। तो मैं लेट करूंगी इसे। तो इन्हें मैंने लेट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है ए पॉइंट का, दूसरे को नेम दे दिया है बी पॉइंट का, थर्ड को नेम दे दिया है सी का, और फोर्थ पॉइंट को नेम दे दिया है डी का। तो अब हमने क्या करना है, ये जो पेयर हमारे पास दिए गए हैं इनके हमने फाइंड आउट करने हैं स्लोप। तो पहले हम स्लोप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। इसके बाद हमने क्या करना है, इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड आउट करना है ए बी पॉइंट से जो लाइन बनेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं ए बी के, और साथ में ये भी लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है स्लोप ऑफ ए बी और पॉइंट लिख लिया है ए और बी का। अब हम क्या करते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। अब हम इसको डायरेक्टली पुट करेंगे स्लोप के फॉर्मूला में, और इसके स्लोप को हम नेम दे देंगे m1 का। तो इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। यहाँ पर अभी हम लिखते हैं स्लोप यानी m, और इसको हम नेम दे देते हैं m1 का। m1 इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास 4 और -2, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है हमारे पास 2 और 1, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर 4 है और ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लस 2, डिवाइडेड बाय 2 में से 1 निकालो तो बाकी कितने बचते हैं, 1, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर 4 में 2 जमा करो तो पीछे क्या बच जाएगा, 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से 1 क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये m1 हमारे पास क्या हो गया है, हमने फाइंड आउट कर लिया है।
फिर हमने क्या करना है, जो दूसरा पेयर हमारे पास दिया गया है और वो पॉइंट है हमारे पास सी और डी का, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने एक स्लोप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, और सी और डी का पॉइंट भी लिख लेते हैं। पॉइंट भी मैंने यहाँ पर लिख लिया और इनको मेंशन कर लेते हैं। ये है हमारे पास x1 y1, और सेकंड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं x2 y2। तो इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर। अब हम डायरेक्टली इसको पुट करेंगे स्लोप के फॉर्मूला में, और इसके स्लोप को हम नेम दे देंगे m2 का। m2 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास 2 और 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास -8 और 4, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -8 -4। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 2 में से 1 निकालोगे तो बाकी कितना बचेगा, 1। -8 -4 कितना होता है, हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं। -8 -4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -12। m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाय -12 या -1 डिवाइडेड बाय 12, एक ही बात है। तो दोनों स्लोप हमने क्या कर लिए, मालूम कर लिए। और ये बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने सवाल में क्या करना था, मालूम करना था कि ये पैरेलल है, ये दोनों लाइंस, या परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास, वो आपने याद रखनी है। और वो ये कंडीशन है, लाइंस तब पैरेलल होंगी जब दो स्लोप आपस में बराबर होंगे, और लाइन परपेंडिकुलर दो तब होंगी जब उन दोनों के स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम दोनों स्लोप को देखें तो यहाँ पर m1 इज नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, पहली तो बात ये होगी कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं m1 को m2 के साथ तो क्या आंसर आता है वो हम देख लेते हैं। m1 है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय, और m2 की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -12। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 कम 6 6 2 12, तो ये आंसर हमारे पास आ गया है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई, ये वाली, कि दोनों स्लोप्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास -1 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दी स्लोप्स आर नेदर इक्वल नोर देयर प्रोडक्ट इज -1। क्या मतलब है कि इन दोनों स्लोप्स को हमने देखा है, दोनों स्लोप आपस में इक्वल नहीं है, और दूसरी बात ये कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला वो -1 के इक्वल नहीं आया। सो दीज लाइंस नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन इसकी आती है थर्ड वाली, कि ये दोनों लाइनें नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पार्ट ए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो पेयर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पेयर हमारे पास ये वाला है और सेकंड पेयर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो क्या है, इन पेयर्स को यूज करते हुए एक पेयर में हमारे पास दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट को यूज करते हुए हमारे पास एक लाइन बनेगी, और सेकंड वाले पेयर्स के पॉइंट को यूज करते हुए हमारे पास दूसरी लाइन बनेगी। तो इन दोनों जो भी दो लाइंस बनेंगी, इन दोनों लाइंस को हमने बताना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम यही वाले तीनों पॉइंट नीचे लिख लेंगे, लेकिन हम क्या कर लेंगे, इन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। तो पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है पॉइंट ए का, सेकंड पॉइंट को नेम दे दिया है पॉइंट बी का, और थर्ड पॉइंट को नेम दे दिया है पॉइंट सी का, और फोर्थ पॉइंट को नेम दे दिया है डी का। ठीक है, तो इससे मैं करने लगी हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो अभी हमने बेसिकली क्या करना है, इन पेयर्स का स्लोप फाइंड आउट करना है, फिर हम बताएंगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला। तो फर्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे पेयर ए बी का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो अब ए और बी वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अब इसको मेंशन करते हैं। पॉइंट ए के
मेंबर्स को हम नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है, और b वाले पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ये हमारे पास x2 y2 है। और इसका हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसके स्लोप को नेम दे देंगे m1 का। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे m1 इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास 2 और 4, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 6 और -3, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस और -3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर 2 में से 4 निकालने हैं, बेसिकली आप 4 में से 2 निकालो और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो लगा दो। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, 4 में से 2 निकालो, बाकी कितने बचेंगे 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे -2, 6 में 3 जमा करो तो बनते हैं 9। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2/9, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m1 इक्वल टू -2/9। इसके बाद हमने पेयर यूज करना है CD, तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ CD और CD का पॉइंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, अब हम इसको करते हैं मेंशन। C वाले पॉइंट को हम नेम दे देते हैं, ये हमारे पास है x1 y1, और D वाले पॉइंट को हम नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास है x2 y2। तो अब हमने इस पेयर का क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर लिखेंगे m, और इस वाले स्लोप को हम नेम दे देते हैं m2 का, सिर्फ डिफरेंट करने के लिए। तो y की वैल्यू हमारे पास -7 और 5, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -7 - 5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास -2 और 4, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -2 - 4, इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर उन वैल्यूज को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर, -7 - 5 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ गया है -12। यहाँ पर हम लिखेंगे -12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 - 4 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -6। तो ये आ गया हमारे पास -6, तो ये माइनस माइनस से कट गया, 6 एकम 6, 6 2 12, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है, m2 इक्वल टू 2। तो फिर से अगर हम यहाँ पर देखें तो m1 की वैल्यू हमारे पास है -2/9 और m की वैल्यू है हमारे पास 2। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो लाइंस पैरेलल उस वक्त होती हैं जब उनका स्लोप यानी m1 इक्वल होगा m2 के, और दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनके दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या है, -1। तो अभी हमने देखा m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -2/9 और m2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो इस हिसाब से हमारे पास m1 इज नॉट इक्वल टू m2। दूसरी बात है हमारे पास कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो m1 की वैल्यू अभी हमने देखी वो कितनी है, मैं फिर से देख लेती हूँ, वो है -2/9, तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2/9 और इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दो तो m2 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4/9, और ये हमारे पास क्या आ गया है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी फेल हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी स्लोप्स आर नेदर इक्वल नोर देयर प्रोडक्ट इज -1, सो दीज लाइंस नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट भी। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो एंड हुआ है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट सोल्व हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।